हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा में आए गणित के सभी 15 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पेपर का लेवल कुछ इस प्रकार था कि आधे क्वेश्चन इजी थे और आधे क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। तो उन समस्त क्वेश्चन का किस प्रकार से अप्रोच का होना चाहिए था पेपर सॉल्व करते वक्त, कैसा तरीका सही होना चाहिए था और सभी का सॉल्यूशन किस प्रकार से होना चाहिए था, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न जो पेपर में आए थे आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मैं क्वेश्चन देखता हूं और सीधे उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ के बेसिस में, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापर्थक कितना है, 5 है, लघुत्तम समापर्थक 120 है। महत्तम समापर्थक 5 है, एचसीएफ कितना है, 5 है, एलसीएम कितना दिया है, तो ये है 120 है। हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे प्रकार के हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ 5 दिया है तो संख्याएं क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 5a, दूसरी संख्या हो जाएगी 5b, ठीक है। पहली संख्या क्या हो जाएगी 5a और दूसरी संख्या 5b, दोनों का योग कितना दिया है, तो 55 दिया है। क्या दिया है, योग 55 दिया है। इस प्रकार से अगर मैं 5 को कॉमन निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और a प्लस बी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, कट जाएगा बिल्कुल ये, तो a प्लस बी बराबर 11 आ गया। अगला क्या दिया है, एलसीएम है 120। जब मेरे पास संख्याएं हैं 5a और 5b, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो सिंपल है 5ab, ये हो जाएगा एलसीएम जो कि दिया गया है 120। तो यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, ठीक है। ए बी बराबर 24 हो गया। हमें व्युत्क्रम निकालना है तो इसका काम एक सिंपल सा एक मेथड है। देखिए अगर ए बी बराबर 24 है, अगर मैं एक काम करूँ, इसको अगर a प्लस बी अपॉन ए बी कर दूं तो काम बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी हमें करना पड़ेगा 11/24, जो राइट हैंड साइड है डिवाइड बाय राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा करने से होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाऊँ तो ये a अपॉन ए बी और ये b अपॉन ए बी। अब समझ में आ गया होगा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से मुझे 1 अपॉन बी मिल जाएगा और यहाँ से 1 अपॉन ए मिल जाएगा और ये 11/24। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है क्योंकि संख्याएं हमारी ए व बी नहीं थी। अच्छा ये जो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी ये क्या है, तो व्युत्क्रम है। लेकिन मुझे ए का व्युत्क्रम नहीं निकालना है, मुझे बी का व्युत्क्रम नहीं निकालना है, मुझे 5a और 5b इसका व्युत्क्रम की अगर मैं बात करूँ तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपॉन 5a, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन 5b। तो यहाँ तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी है, तो सिंपल सा तरीका है, मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन 5 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ भी 1 अपॉन 5 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार मुझे ये प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन 5b प्लस 1 अपॉन 5a और ये 11/24 पंचे 120। तो ये देखो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम है और क्या है इन दोनों का योग, 11/120। तो 11/120 आपके ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आपको एक मैं जानकारी दे दूं कि अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, ठीक है ना। तो रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हमारे सभी कोर्सेज में, चाहे टेस्ट सीरीज है या कोई भी कोर्स है, सभी में 20% का डिस्काउंट चल रहा है जो कि प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। 20% का डिस्काउंट है। सिंपल सा काम करना है, आपको ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। ऐप में जाना है, जो भी कोर्स आपको परचेस करना है, जो भी टेस्ट सीरीज आपको परचेस करना है, आप वहां पर जाएंगे और कूपन कोड यूज करेंगे। और कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक लिखेंगे कैपिटल लेटर में तो आपका कोई भी कोर्स होगा 20% कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि फूड इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में लॉन्च कर दी गई थी, उसमें 3 टेस्ट अपलोड कर भी दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो 199 की जो टेस्ट सीरीज है आपको 159 में मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 2999 का जो कोर्स है
20% माइनस होने के बाद 2399 पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग परचेस करना चाहते हैं तो 1499 का कोर्स है, डिडक्ट होने के बाद आपको 1199 पड़ेगा। उसी प्रकार सीजी का खरीदना चाहते हैं तो वह भी 1499 का जो है 1199 पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश का खरीदना चाहते हैं तो 499 का जो कोर्स है ये आपको 399 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो यह ऑफर हमारा 28 जनवरी रात को 11 बजे तक वैलिड है और ऑफर आज से प्रारंभ हो चुका है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है परचेस करने के रिगार्डिंग तो ये स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस पर बिल्कुल कॉल कीजिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला किस प्रकार से क्वेश्चन आया था और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। क्या है, 4 अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाएं तो अगली बार एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे। एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना पड़ता है मात्र। तो यहाँ मिनट में कर देते हैं सभी को। पहला है 30 मिनट, दूसरा 1 घंटा दिया है तो मैं 60 मिनट कर देता हूँ, फिर 1.5 घंटा दिया है इसका मतलब मैं 90 मिनट कर देता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60 और 40 105, ये 100 105 हो जाएगा, 60 40 100 और ये 5 और बच गया। इसका मुझे एलसीएम निकाल देना है और दोपहर 12 बजे है तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा जो कुछ भी आ जाए इसका एलसीएम। देखते हैं चलो भैया इसका एलसीएम क्या है। सिंपल तरीका है एलसीएम निकालने का, निकाल लेते हैं बेसिक से ही। और ये क्या है 105, एकदम बेसिक से जाएंगे, कहीं भी शॉर्टकट इसमें तो नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 15, 2 30, ये हो जाएगा 2 45 और ये 2 से जाएगा नहीं, विषम संख्या है। अब यहाँ से फिर से 2 से करो, 2 15 और ये 45 और ये 105। अब 3 से कर दो, 3 पंचे और ये हो जाएगा 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 40, 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15 35। अब यहाँ फिर से किससे 3 से ही करो, 3 पंचे 15 और ये 35। अब यहाँ 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35। अब ये 7। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 36 पंचे 30 पंचे 150 6 पंचे 30 तो ये हो गया 180 सत्ते मतलब 18 7 126 और 0 1260 मिनट बाद 1260 मिनट बाद वो फिर से बजेगी। मतलब दोपहर के 12 बजे हैं तो 12 बजे के बाद 1260 मिनट बाद, अब 60 मिनट इसका मतलब मैं क्या करूं 1260 को घंटे में कन्वर्ट कर देता हूं 60 से डिवाइड करके। सिंपल सा है, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 6 एकम 1 मतलब कि 21 घंटे बाद। अब 21 घंटे बाद कॉमन सेंस लगाओ, आज अगर दोपहर के 12 बजा है तो 24 घंटे बाद फिर से दोपहर के 12 बजेगा। लेकिन 24 घंटे बाद क्यों चले गए हमको तो 21 घंटे बाद पहुंचना चाहिए था, हम 3 घंटे आगे निकल गए थे। 3 घंटे पीछे कर लो अपने आप को, दोपहर के 12 बजे से 3 घंटे पहले 9 बजेगा तो 9 बजे आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 AM। ठीक है ना। तो ये हुआ एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किए भी होंगे, क्लास में बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन अभी जो पेपर में आपने देखा है ये इन दोनों को क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था। ठीक है, किसी महीने में 540 इकाई खर्च होने पर बिल 1800 रुपये हुआ, दूसरे महीने में 620 इकाई खर्च होने पर 2040 रुपये हुआ। यदि किसी अन्य महीने में 500 इकाई खर्च हुआ तो उस महीने का बिल क्या होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है हमें। किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत है, नियत मतलब कि फिक्स्ड है कि इतना अमाउंट होना है, तो वो फिक्स्ड वाला जो है, जो नियत वाला है, नियत बोलूँ या एक रेट फिक्स है। ठीक है, इसको मैं फिक्स भी लिख देता हूँ, फिक्स्ड, ये मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और कुछ है आंशिक रूप से विद्युत इकाई की खर्च, मतलब जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये विद्युत इकाई के खर्च को, तो ये इकाई खर्च के हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इकाई खर्च के हिसाब से y रुपये लगता है। ठीक है, तो किसी महीने में 540 इकाई खर्च हुआ, 540 इकाई खर्च होने पर 1800 रुपये क्या है, बिजली बिल है। 1800 रुपये ये बना कैसे है 1800 रुपये, इसमें कुछ ना कुछ तो फिक्स अमाउंट है, कुछ ना कुछ तो फिक्स अमाउंट है।
क्लियर है। और इकाई खर्च, जितना आपने खर्च किया, तो यहाँ कितना इकाई खर्च हुआ है, तो 540 इकाई खर्च हुआ है। इसका मतलब 540 इकाई खर्च पे कितना पैसा, एक में वाई, तो 540 में 540 वाई, ठीक है, प्लस एक्स, क्योंकि ये तो नियत है, फिक्स है, इतना देना ही पड़ेगा। इस हिसाब से 1800 रुपये बिजली बिल हुआ है, ठीक है। अगला, दूसरे महीने में 620 इकाई खर्च, तो 620 इकाई खर्च हुआ है, इसका मतलब 620 वाई रुपये तो देना ही पड़ेगा, और साथ में कुछ पैसा अलग से जो कि फिक्स है एक्स रुपये जो हमने माना है। इसमें कितना आया है, 2040 रुपये ये खर्चा हुआ है। तो अगले अन्य महीने में 500 इकाई खर्च हुआ, इसका हमें निकालना है, तो 500 का भी निकालना है, इसका मतलब 500 वाई प्लस एक्स, इसका आंसर जो भी होगा वो मेरा आंसर है। क्लियर है। तो देखते हैं, चलिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। 1 में से 2 माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो 620 में 540 मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60 और 20 80 वाई हो गया, और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हट जाएगा। 80 वाई बराबर 2040 और 1800 मतलब कि 200, और ये 40 मतलब कि 240, y बराबर हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 गया, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब y बराबर 3 आ गया तो किसी एक में रख दो, y बराबर 3 रख दो। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 540 गुणित 3 प्लस x बराबर 1800। क्लियर है। ये हो जाएगा 50 तिया 150 और 4 तिया 12 मतलब 162, और ये 0 प्लस x बराबर 1800, और ये x बराबर 1800 माइनस 1620 मतलब ये कितना हो गया, 1600 200 तो 20 जब कम कर दो तो 180, x बराबर 180 हो गया, ठीक है। x बराबर पता है, y बराबर पता है, निकाल सकते हैं आंसर, सिंपल सा आपके सामने में आंसर है। y बराबर 3 तो y का मान 3 रख दो, x बराबर 180 है तो x बराबर 180 रख दो, 500 या 1500, 1500 और 180 कितना हो गया, 1680 रुपये आएगा खर्चा, उस महीने का बिल 1680 रुपये, मतलब कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया है। जब वह टंकी आधी खाली हुई तब उसे वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। देखो, जैसे मान लो ये पेट्रोल टंकी है और इसे एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया है, तो एक्स प्रकार के पेट्रोल से पूरा भरा गया है, मतलब उस टंकी का पूरा भाग कहने का मतलब पूरा 100%, 100%। तो यहाँ एक्स प्रकार का जो पेट्रोल है वो पूरा है, 100% भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पर परसेंट को एक काम करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि टोटल इस टंकी में 100 लीटर पेट्रोल भरा गया है और वह पूरा का पूरा 100 लीटर एक्स प्रकार का पेट्रोल ही है। क्लियर है। अब जब वह टंकी आधी खाली हुई इसका मतलब 100 लीटर में से आधा निकल गया मतलब कितना निकल गया, 50 लीटर निकल गया। तो कितना बचा, तो 50 लीटर बचा। सिंपल है, 100 में 50 निकल गया तो 50 लीटर बचा। अब जब वह टंकी आधी खाली हुई तब उसे वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। वाई प्रकार के पेट्रोल यहाँ आ गया। अब तो 50 लीटर भरा हुआ था और टोटल 100 लीटर की क्षमता है इसकी, ठीक है। तो वाई प्रकार का पेट्रोल कितना भरा जाएगा, उसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर की और ज़रूरत है, और यहाँ 50 लीटर वाई प्रकार का पेट्रोल भरा गया है, ठीक है। अब एक्स प्रकार का पेट्रोल 50 लीटर है उस टंकी में, वाई प्रकार का पेट्रोल 50 लीटर है उस टंकी में। क्लियर है। आगे पुनः जब वह आधी खाली हुई, अब देखो आधी खाली हुई, अब वह टंकी फिर से आधी खाली हो गई है। इसका मतलब अभी यहाँ पर जब मैंने आपको बताया 50 लीटर ये था, 50 लीटर ये था, मतलब 100 लीटर तो ये पूरा फिर से भर चुका था, लेकिन फिर से उसे आधा खाली किया गया है। तो बताओ, जब उसमें 50 लीटर है, आधा खाली होगा तो एक्स भी आधा हो जाएगा और वाई भी आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब वह आधा खाली हो चुका है तो 100 लीटर पहले था, अब वह 50 लीटर हो गया है। इसका मतलब यह 50 लीटर आधा हो जाएगा, वाई भी जो 50 लीटर था वह भी आधा हो जाएगा। अब यहाँ से पुनः जब वह आधी खाली हुई तो उसे एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, इसका मतलब ये जो है आधी खाली होने की कंडीशन में ये एक्स 25 था, वाई 25 था, मतलब कि टोटल कितना भरा हुआ था, 50 लीटर भरा हुआ था, ठीक है। और 50 लीटर क्या था, खाली था। क्लियर है।
अब कहा गया है कि उसे एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, तो मतलब 50 लीटर खाली है तो उसमें एक्स प्रकार का पेट्रोल मतलब क्या है, टोटल 50 खाली है तो 50 लीटर फिर से एक्स प्रकार का पेट्रोल भरा जाएगा, ये एक्स प्रकार का पेट्रोल है। अब क्या हो गया है, वाई वाला 25 लीटर है और एक्स वाला कितना है, 50 और 25 75 लीटर है ऐसा। अब वह टंकी फिर से 100 लीटर हो गया, इसका मतलब 100 लीटर वह टंकी भर चुकी है पूरी तरीके से। अब ठीक है, और वह पुनः जब वह टंकी फिर से आधी खाली हुई तो वाई प्रकार का पेट्रोल भरा गया। इसका मतलब अभी इस प्रकार से चल रहा है, अब इसको फिर से आधा करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी आधा करूंगा मैं, ठीक है ना, 12 का आधा 25 का आधा 12.5, आधा इसका भी करूंगा तो 37.5 लीटर, ये 12.5 लीटर, और ये पूरा भरा हुआ हमको पता लग रहा है कि 100 लीटर है, ये हो जाएगा 50 लीटर। ठीक है, अब ये 50 लीटर भरा है मतलब 50 लीटर खाली है, तो ये 50 लीटर खाली वाला हिस्सा कौन भरेगा लिखा है, तो वाई प्रकार का पेट्रोल। तो वाई प्रकार का पेट्रोल कितना आएगा, 50 लीटर खाली था तो 50 लीटर वाई प्रकार का पेट्रोल आ गया। तो अभी अंतिम कंडीशन में वाई प्रकार का पेट्रोल 62.5 लीटर है और एक्स प्रकार का पेट्रोल 37.5 लीटर है। ठीक है, हमें बताना क्या है, बताइए अब टंकी में एक्स प्रकार का पेट्रोल का प्रतिशत क्या है। ठीक है, टोटल है कितना 100 लीटर, उसमें एक्स प्रकार का पेट्रोल कितना है 37.5 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ 37.5% है यहाँ पर कौन सा, एक्स प्रकार का पेट्रोल, और यही आपका आंसर है 37.5, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हुआ इस प्रकार का सॉल्यूशन, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलिए आगे क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2, 3 एवं 4 वर्ष पश्चात क्रमशः उनका मिश्रधन समान हो। ठीक है, ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है, उसका प्रथम भाग, मतलब कि 2379 रुपये को 3 भाग में बांटना है, मतलब हमारे पास 3 मूलधन है और उस 3 मूलधन पर ब्याज जोड़ करके मिश्रधन जो होगा वो समान होगा। तो 3 भाग क्या है, समान होगा, मैंने बराबर लगा दिया। और 3 भाग में किस प्रकार से है बटेगा, तो पहला भाग मान लो x मान लिया, दूसरा भाग मैंने y मान लिया, तीसरा भाग z। तो x पर अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय के लिए है, तो क्रमशः 2, 3, 4, तो ये 2 के लिए है। और अगला भाग अगर मैंने y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस y इंटू 5%, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ये हो गया बटे 100 बराबर। तीसरा भाग अगर मैं z मान लेता हूँ तो z प्लस इस प्रकार से z इंटू क्या हो जाएगा 5, और कितने साल के लिए है, तो 4 वर्ष के लिए, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये z प्लस मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें मिश्रधन बराबर करना है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्याज का फॉर्मूला है, और ये क्या है, मूलधन धन ब्याज बराबर होता है, मिश्रधन सभी को पता है। तो ये जो मिश्रधन है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करता हूँ, तीनों भाग को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 2379 रुपये आएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो 5 दूनी 10 होता है और 10 से 1 0 गया, मतलब कि x बटे 10 बचा, तो 10x और 1x मतलब कि 11 बटे 10x यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर 5 20, तो यह हो जाएगा 20 और 20y और 3y मतलब कि 23y अपॉन 20 बराबर ये हो जाएगा 5 और 20 और 20 पंचे 100, तो ये 5 और 1 6, 6z अपॉन 5 ये। ठीक है, अब यहाँ से x y z का मान वहाँ रखना है, लेकिन यहाँ तो x मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये y है। ठीक है, k मान लिया मैंने ताकि x y और z के मान मैं निकाल सकूं। तो किस प्रकार से निकालेंगे मान, यहाँ पर 11 बटे 10 x बराबर में k मान लिया एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10k बटे 11, 10k बटे 11, यहाँ से 20k बटे 23 हो जाएगा y का मान। ठीक है, 20k बटे 23 और z का मान कितना हो जाएगा, तो 5k बटे 6, 5k बटे 6, तो ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान रख देते हैं वहाँ पर। 10k अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 10k अपॉन 11, y बराबर क्या है 20k अपॉन 23, 20k अपॉन 23, और z बराबर 5k अपॉन 6, 5k अपॉन 6 बराबर किसके है 2000।
379। अब यहाँ 23, 6 और 11, इसका मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब इनका गुणा ही क्या होगा, इनका गुणा ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा, 23 छक्के, मतलब ये हो जाएगा 20 छक्के 120, 3 छक्के 18, 120 18, 138, 138 गुणित 11, ये तो हम जानते हैं 138, 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है। आप आखिरी अंक लिखो, फर्स्ट अंक लिखो, 8 3 11 की खसल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 1518। तो इसका एलसीएम आ गया 1518। अब 10 के, अब 1518/11 करूँगा, जो भी आएगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 1518/11 करता हूँ तो 11 एकम 11, 4 11 तिया 33, 8 11 88, 138, 138 गुणित 10 मतलब कि 1380 के। ठीक है। अब 23 से डिवाइड करो, 1518 डिवाइड बाई 23, तो ये क्या हो जाएगा, 23 छक्के कितना होता है, तो 20 छक्के 120, 3 छक्के 18, 138, और बचा कितना यहाँ पर 13, 13 8 मतलब 138, तो 23 छक्के 138, 66, और 66 गुणित 20, 66 गुणित 2 कितना हो जाता है, 60 2 120, 132 और 0 मतलब कि 1320 के। ठीक है। अब 1518/6, 1518/6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंचे 30, 1 6 3 18, 253। अब 253 गुणित 5 मतलब कि 200 पंचे 1000, 50 पंचे 250, 3 पंचे 15 मतलब कि 1265। ठीक है। ये हो जाएगा 1265 बराबर 2379। अब सबको टोटल करो, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है ये, बिल्कुल है। कितना हो जाएगा, 005 मतलब ये 5 हो गया, लास्ट में क्या आएगा, 8 2 10 6, 16 की 6 सिलाई 1, 3 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ 1 और 1 2 और 1 3, 3965 के बटे 1518 2379। अब के का मान निकालूंगा मैं, 2379 गुणित 1518 डिवाइड बाय 3965, और यहाँ पर देखो हमें प्रथम भाग निकालना है, हमें x का मान निकालना है। x बराबर है 10/11 इंटू के। इसका मतलब मैं यहाँ 10/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x का मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ये x का मान मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, क्या निकाले थे हमने, k निकाले थे, और 10k/11 बराबर x है, और x ही हमारा प्रथम भाग है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका, 5 से काटो सबसे पहले, तो 5 7 35, 4 5 9 45, 1 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है। अब और कुछ यहाँ थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, 793 है, और यहाँ देखिए अगर 793 7 या 21 3 बार में जा सकता है क्या, तो 793 गुणित 7 दूनी 14, 93 दूनी, ये ठीक है 793 गुणित 3 करके देखते हैं, 3 3 9, 3 या 27 का 7 सिलाई 2 सिलाई, 3 या 27 का 7 सिलाई 2, 3 7 21 और 2 23, 23 79 बिल्कुल है। तो 793 में 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। और कुछ है क्या, और कुछ 11 एकम 11, ठीक है ना, 4 बचा 11 तिया 33, फिर 8 बचा 11 8 88, 3 दूनी 6, तो 138 गुणित 6, 138 गुणित 6 जो आएगा वही आपका आंसर है। 6 48 का 8 हासिल आई 4, 13 छक्का 78 4, 78 और 4 82, 828 रुपये ढूंढो, आंसर में कहीं है क्या, है बी ऑप्शन करेक्ट है, 90 बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर के लास्ट में करें तो बेटर है। ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आपको बताना था, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। 3 भाग में बांटेंगे, तो पहला ही भाग पूछा गया है जिसका आंसर 828 आ चुका है। अब इसके पश्चात हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वह समय ज्ञात करो जिसमें मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए। देखिए दुगने से अधिक हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज, अगर इस क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड जाऊंगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा मेरे लिए। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, P1 + R/100 और ये n, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए। दुगने से भी अधिक हो जाना मतलब कि इसका अगर दुगना कर दिया जाए, p का दुगना 2p, तो इससे भी अधिक हो जाए, तो ये वाली जो वैल्यू है इससे अधिक होनी चाहिए, ये है। ठीक है। देखते हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले तो ये देखो p से p कट जाएगा। ठीक है। r कितना दिया है यहाँ पे, 20% चक्रवृद्धि ब्याज है, 20% है तो 20/100, कितने वर्ष बाद, n हमको नहीं पता,
दुगने से अब ये 2 से बड़ा अंक होना चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा अंक होना चाहिए। ये कट गया, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 5, तो ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा n, ये दुगने से अधिक। इसको देखो काट देते हैं क्या, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, मतलब 1/2n। 1.2 की पावर मैं क्या करूं कि वो 2 से बड़ा हो जाए अंक। 1/2 की ऐसी कौन सी घात लूँ, 1 घात लूँ, 2 घात लूँ, 3 घात लूँ, 4 घात लूँ, ऐसा क्या करूँ n बराबर कि 2 से बड़ा हो जाए। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं मान लो 2 रखता हूँ तो 12 12 144, नहीं 2 से बड़ा कहाँ होगा। 3 करता हूँ तो 12 का जो होता है ये होता है 17 28, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं इसको इस प्रकार से करके देखूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, इसको इस प्रकार से कर लो, 12/10 की घात n कर दो। पॉइंट में अगर हम स्क्वायर निकालने में कुछ लोग को समस्या हो सकती है, इसलिए इसको 12/10 लिख लो, इजी है, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा, इसको मैं 3 ले लूँ, अगर मान लो n बराबर 3 ले लूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल n बराबर 3, तो ये होता है 12 का क्यूब 17 28 और 10 का क्यूब 1000। अब बताओ इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1.2728 आ रहा है कि नहीं, क्या ये 2 से बड़ा है क्या, तो नहीं है। तो क्या करके देखूंगा, 4 करके देखूंगा, तो 4 करके देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो 17 28 डिवाइड बाय 1000 आया था, इसमें 1 बार 2 का गुणा और मुझे करना पड़ेगा, 12 का गुणा और मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। यहाँ पर 10 का गुणा होगा ना, अगर मैं इसका 4 ले रहा हूँ तो 10 की घात 4 होगा, तो एक बार 10 का गुणा और एक बार 12, तो 12 गुणा इसमें करके देखो, 12 × 96 का 6, 80 9, 12 दूनी 24 और 9 33 का 3, 80 3, 12 7 84, 3 87 का 7, 80 8, ठीक है ना। तो 12 एकम 12 और 8, ये हो जाएगा 20 और ये डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी घात 4 रखता हूँ, यहाँ पर 4 रखता हूँ, तो अंक कितना बन रहा है, 2.0736, 2.0736, जो कि बिल्कुल 2 से बड़ा हो गया, अंक बड़ा हो गया। क्या रखने पर अंक बड़ा हुआ था, n बराबर 4 रखने पर अंक बड़ा हुआ था, तो n बराबर 4 है, तो कितने वर्ष बाद वह उसके मूलधन का जो दुगना है उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अंक बड़ा हो जाएगा, प्रकृति विभाग के दर से दुगने से भी अधिक हो जाएगा, तो वह 4 वर्ष आएगा। n बराबर 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट, एक वस्तु का भाव प्रतिवर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि वस्तु y का प्रतिवर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। प्रति वर्ष 40 पैसा बढ़ता है, यह प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है, ठीक है। 2001 में वस्तु का भाव 4 रुपये 20 पैसा था। 2001 में कितना है, 4 रुपये 20 पैसे, और वस्तु y का 6 रुपये 30 पैसे। ऑप्शन में देखो कहाँ से दिया है, 2011 से दिया है। हम 2010 तक का निकाल के देखते हैं, क्या 2010 में क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है, मतलब कि वस्तु x का भाव वस्तु y से 40 पैसे अधिक होगा, क्या 2010 तक हो पाता है क्या, निकाल के देखते हैं। देखिए 2010 तक अगर मैं पहुंचना चाहता हूं तो यहाँ पर 9 साल लग रहे हैं। एक साल में वस्तु x कितना 40 पैसा बढ़ता है, तो 9 साल में कितना बढ़ जाएगा, एक साल में 40 पैसा, तो 9 साल में 9 चौके 36, 360 पैसा। 360 पैसा कहने का मतलब 3 रुपये 60 पैसे, ठीक है, 3 रुपये और ये 60 पैसे, मतलब रेट बढ़कर के कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 60 और 20 80, 7 रुपये 80 पैसे, ठीक है ना, 7 रुपये और 80 पैसे। ये 2010 का मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पर ये 15 पैसे बढ़ता है, ठीक है ना, 15 पैसे बढ़ता है, 6 रुपये 30 पैसे अभी इसका रेट है, तो 15 पैसे एक साल में 15 पैसे, तो 9 साल में, एक साल में 15 पैसे, तो 9 साल में 135 पैसे, तो 135 पैसे मतलब 1 रुपये बढ़ा और 35 पैसा बढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 रुपये 30 पैसे से सीधे कितना बढ़ करके हो गया, 7 रुपये 65 पैसे। तो क्या अभी हुआ क्या वस्तु x का भाव y से 40 पैसे अधिक है क्या, अभी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या करके देखेंगे, 2011 में करके देखेंगे। 2010 तक काम नहीं बना, 2011 तक करके देखेंगे। तो 2011 में एक साल और हम आगे चले गए, एक साल हम और आगे चले गए तो 40 पैसे रेट और बढ़ गया, 40 पैसे रेट और बढ़ गया, तो 80 और 40 कितना हो गया, 120 पैसे, मतलब कि यहाँ पर 8 रुपये 20 पैसे हो गया,
ठीक है। और वहीं यहाँ 15 पैसे बढ़ता है, तो ये 7 रुपये 65 पैसे से 1 साल में 15 पैसे और बढ़ गया, ये 80 पैसे हो गया। अब देखो 7 रुपये 80 पैसे, 8 रुपये 20 पैसे, बिल्कुल x जो है 40 पैसे हमको स्पष्ट नज़र आ रहा है अधिक है। 7 रुपये 80 पैसे में 40 पैसे जोड़ूंगा तो 8 रुपये 20 पैसा मिलेगा, जो कि 2011 में हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.06 का होल स्क्वायर 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, का मान होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बस आपको नज़र आ रही है, ये दोनों अंक बिल्कुल आपको एक मिलते जुलते अंक नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या अंतर है पहले तो ये देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं 0.06, ठीक है, 0.06 अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0.006 मिलेगा। क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं इस वाले अंक को a बोलूँ तो ये वाला अंक मैं ये बोल सकता हूँ कि a/10 है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये a² मैंने कहा, तो ये वाला अंक a/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरूरी थोड़ी पूरी इसी वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करो। अब यहाँ पर अगर इसको मैं b कह दूँ तो ये b का स्क्वायर है, तो ये वाला अंक मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ एक और 0 होना चाहिए था, 0.04 से, अच्छा यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है ना, ये 47 है, ठीक है, और 079, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसको b कहूँगा तो ये वाला अंक मुझे b/10 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। उसी प्रकार ये c बोलूँगा तो ये वाला भी सेम वैसा ही है, 1 स्थान बस किसका है, इस प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया। तो c/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो a² प्लस b² प्लस c² ये हो जाएगा a²/100, b²/100 और ये c²/100। तो यहाँ से सीधे मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 कॉमन निकाल लेते हैं, सीधे मिटा के कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सबको मैंने कॉमन निकाल लिया, ये 1/100, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये और ये पूरा गया और ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 100 आ गया। तो ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है इसको यूज़ करना ही नहीं है, आपका आंसर आएगा 100। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो अभी फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ 20 तारीख को, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 यहाँ करता हूँ 8 3.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 ये है। ठीक है, इसका मान क्या होगा निकालते हैं। तो 8 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, 3.75 का स्क्वायर, क्यूब है कि स्क्वायर है, स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन की बनावट में कुछ समस्या है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अरे 2 का क्यूब करूँगा 3.75 का क्यूब रहता तो फिर आज के क्वेश्चन बनता और किस प्रकार से आधारित होता हमारे फॉर्मूले पे, तो यहाँ पर 3 होना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी ऑप्शन में देख लो कहीं पर इनमें से कोई नहीं है, हाँ है, तो इसका मतलब इसको आप ऑप्शन डी मार दोगे तो भी सही है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि डी मार दोगे तो भी चलेगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर के साथ चले जाइएगा। अगर क्वेश्चन की बनावट में कुछ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ। देखिए, मैं पहले ये मान के चलता हूँ कि यहाँ 2 ना होकर के 3 है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन में 2 नहीं 3 है। क्यों मान रहा हूँ देखना, तो 8 को मैं क्यूब के तौर पर लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब और ये 3.75 का क्यूब प्लस 1 और ये 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। इसका मतलब इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो इसको मैं सीधे एक बार में ऐसा लिख सकता हूँ।
तो ये 3 दूनी 6, मतलब इसका दुगना करूँगा तो 7.5 आएगा। तो 7.5 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर 7.5 का होल स्क्वायर, और ये इसको मैं ऐसा लिखता हूँ -7.5 प्लस 1। ऐसा करने से 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो देखिए नज़र कैसे आ रहा है, ये हो जाएगा अपना a, तो a क्यूब, ये हो जाएगा प्लस b, तो b क्यूब, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा -ab, ठीक है ना, ab। अगर मैं 7.5 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 7.5 ही आएगा, तो -ab प्लस b स्क्वायर, और ये जो हमारा तैयार होके आया है इसका मतलब होता है a प्लस b। तो a बराबर क्या है? 7.5 है, a बराबर 7.5 है, b बराबर क्या है? 1 है। इस प्रकार से आंसर आया होता 8.5। अगर देखो 8.5 भी ऑप्शन में है। अगर 8.5 तब आता जब यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया है इसको 3 लेकर के सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2 लिखी कौन सा है, अभी अभिक्रिया लाएंगे, मतलब अभिक्रिया बोल रहा हूँ, कौन सी संक्रिया लाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन डी है, तो इनमें से कोई नहीं भी आप मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था जितना मैं समझता हूँ। चलिए आगे, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगर मैं से अगर पूछेंगे सर अगर यहाँ 2 रहेगा तब क्या करोगे, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से अगर आ गया, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर अंश में 3.75 का होल स्क्वायर है, इस प्रकार से आपका अंश दिया है, तो हमें 2 ही लेकर के सॉल्व करना है, तब क्या आंसर आएगा वो बताइए। तो मैं बोलूँगा कि डी। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया, बचा हुआ 2% भाग हानि पर बेचा गया, यदि कुल लाभ 400 रुपये हो। देखो मान लो x रुपये का है टोटल, ठीक है, तो x का 2/3 भाग मतलब कि 2/3x। क्लियर है, 5% लाभ पर बेचा गया है, इसका 5% लूँगा, 5/100 अगर मैं लूँगा तो ये लाभ निकल गया 1, और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया है। बचा हुआ, अब 1 का 2/3 निकल गया तो कितना बचा, 1/3 बचा, और जो बचा हुआ है 1/3, ठीक है ना, किसका, x का, टोटल का, x 1/3, 2% हानि पर, इस पर 2% की हानि हुई है, ये 2% रुपये निकाल लो। तो यदि कुल लाभ 400 है, देखो मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 400। कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास आपने 2 सामान बेचा, एक सामान में 7 रुपये का फ़ायदा हुआ, एक सामान में 2 रुपये की हानि हो गई, तो आप ये कहेंगे कि पूरा बताओ, एक साथ बताओ। तो 7 रुपये में लाभ हुआ था, ठीक है, 2 रुपये में हानि हो गई, तो कंप्लीट देखा जाए तो हमको 5 रुपये का लाभ हो रहा है ना। कैसे पता चला, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, बस वही भाग है, लाभ वाले में से हानि वाले को माइनस कर दो, ये कंप्लीट करने पर 400 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से जम जाएगा कि 2/3x और ये 5/100। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0 और ये 2 10, मतलब कि x/30, इसमें से माइनस ये वाला हो जाएगा 2 50, मतलब कि x/150, और यही कितना है, 400 रुपये है। बस इसमें से इसको माइनस कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर क्या है, x का मान निकालना है, तो सीधे सीधे 150 और 30 का एलसीएम 150 आ जाएगा, 30 पंचे तो ये 5x और ये 1x बराबर 400, ये हो जाएगा 4x बराबर 150 बराबर 400, ये 4 से काट दो सीधा सीधा 100, और 150 में 100 गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30, 15,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उसने सूटकेस किस मूल्य पर खरीदा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट कर दिया गया, इसका मतलब कितने रुपये में दिया गया, 80% के मूल्य पर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 10% का अतिरिक्त छूट, मतलब कि फिर से उसको 10% की छूट मिली, मतलब कि उसने 90% लेना पड़ेगा इसका 90%। ठीक है, तो बताइए किस मूल्य पर खरीदा। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, ये 2 0 दिख रहा है, 2 0 दिख रहा है। 14 8 112, 14 6 112, 112 गुणित 9 कर दो, 9 दूनी 18 की 8 से लाई 1 यानी 99 100, 1008।
रुपये, 1008 रुपये, ऑप्शन ए हो गया सॉल्यूशन। कुछ था ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना। आगे, एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चौड़ाई को मान लेता हूं मैं, चलो चौड़ाई जो है अगर x है, ठीक है ना, तो आधा अधिक लंबा है, मतलब लंबाई कितनी है, आधा अधिक, आधा अधिक, तो x का आधा 1/2, तो इसका आधा अधिक ये हो जाएगा 3/2x, ठीक है। कमरे में कारपेट बिछाने पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये लगता है। 270 रुपये लगता है इसका कारपेट, मतलब कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कारपेट की बात है तो क्या होता है क्षेत्रफल, तो 3/2x, मतलब कि x से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 3/2x गुणित x। अब जो भी खर्चा आएगा वो कैसे, किस हिसाब से है, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि 1 वर्ग मीटर का 5 रुपये, तो इतने वर्ग मीटर का 5 से गुणा कर दो, मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे पहले सॉल्व करते हैं फिर, तो ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा यहाँ से 270, 2 गया इधर और 3 गुणित 5 आ गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 या 27 और ये 0, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, तो x² बराबर है 36, तो x बराबर 6, x बराबर 6 तो चौड़ाई बराबर 6 मीटर हो जाएगा और लंबाई बराबर, तो रख दो मान 6, मतलब कि 3 तिया 9 मीटर हो गया। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई निकल गया। और हमसे क्या था क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हमको कमरे की माप लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 9 गुणित 6 तो मिल चुका है। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, डी नहीं होता तो ऑप्शन ए में टिक मार्क कर देता, लेकिन अभी डी ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है इस ऑप्शन में, तो मैं बिल्कुल भी डी के साथ नहीं जाऊंगा। पहले देखूंगा कि हाँ आगे सॉल्व करने पर ऊंचाई कितनी मिलती है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे देखते हैं। 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 रुपये है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मेंसुरेशन में मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H, ठीक है। अब देखो, कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो खिड़की दरवाजे को माइनस करना पड़ता है। तो खिड़की दरवाजे जो है, यदि एक दरवाजा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं तो इसका पैसा थोड़ी लगेगा हमको, तो इसको माइनस करेंगे। इसके बाद में इसको माइनस करने के बाद किस हिसाब से पैसा लग रहा है, तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना पैसा लग रहा है, 1720 रुपये लग रहा है। बस इसको सॉल्व कर दो। LB निकल चुका है। L कितना है, लंबाई कितनी है, तो 9 है, लंबाई 9 है, चौड़ाई कितनी है 6 है, तो ये 2, H हमको नहीं पता, निकालना है। और ये 1700, ये 0 से 0 काटो सबसे पहले, तो 172 हुआ, -8 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 172 धन 8 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये 4 6 15, 15 दूनी 30, 30H बराबर 180, तो यहाँ से H का मान निकल गया। फिर तो देखो सिंपल सा, 0 से 0 गया, 3 छक्के 18, हाँ H बराबर 6 मीटर है। इसका मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए। ये हुआ इसका सिंपल सा तरीका सॉल्व करने का। चलिए आगे, तो इस क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल भी टफ या फिर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं बोल सकते, सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें करने का नहीं है। 1-2 फॉर्मूले याद होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, फिर और कुछ नहीं था इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, 3 टंकियों का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। तो माना कि पहली टंकी का 3x आयतन 3x है, दूसरी टंकी का 4x है, तीसरी टंकी का 5x, ऐसे मान लिया हमने। तीनों टंकी के आयतन दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, 3x 4x और ये 5x, ये तीनों टंकी के मैंने आयतन ले लिया। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन 3 टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया है, तो चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। देखिए, इस टंकी में जिसका आयतन 3x है उसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है। इस टंकी में जिसका आयतन 4x है इसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है। सेम टू सेम इसमें कितना है मिल्क और कितना वाटर है, पहले हमको उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वाली टंकी में कितना मिल्क होगा, क्या अनुपात दिया है, 4:1। तो हमको पता है दूध और पानी का अनुपात, देखो मिल्क और वाटर कितना दिया है, 4:1।
4:1। अब मैं निकालना चाहता हूँ मिल्क का, तो क्या करूँगा 4 डिवाइड बाय 4 और 1 5 इंटू क्या करूँगा 3x करूँगा, ठीक है ना। वाटर का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/5 4 और 1 5 इंटू 3x ये निकल गया। इसका मतलब मिल्क कितना हो गया 4 तिया 12x/5, वाटर कितना हो गया 3x/5 ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 3:1। 3:1 कहने का मतलब 3/3 और 1 4 और ये टोटल कितना है 4x, ठीक है। 3:1 मतलब 1 है वाटर का, तो 1/4 गुणित 4x, तो ये हो जाएगा 4 से 4 गया तो मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया x, ठीक है। अब यहाँ पर मिल्क कितना है, मिल्क कितना है 5:2, मतलब कि 5/5 और 2 7 और ये हो जाएगा 5x। 5:2 मतलब कि 2:7 और ये 5x। जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिया था उसी प्रकार से आगे कंटिन्यू किया हूँ, ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। मिल्क कितना हो जाएगा 5×5 25/7x ये हो जाएगा मिल्क, और ये वाटर कितना हो जाएगा तो 5 दूनी 10/7 10/7x ये वाटर हो जाएगा। ये क्या है मिल्क है, ये क्या है वाटर है। इसका मतलब अब यहाँ से क्या करेंगे हम है कि चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 3 टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया है। तो देखिए ये क्या है, ये मिल्क है, ये मिल्क है, ये मिल्क है। मिल्क मिल्क सबको ऐड कर दो, वाटर वाटर सबको ऐड कर दो, रेशियो निकाल लो, आंसर है। तो मिल्क को ऐड करो तो 12/5x प्लस 3x प्लस 25/7x ये कंप्लीट रेशियो निकालना है पानी के साथ, मतलब वाटर के रेशियो के साथ। तो 3/5x प्लस x प्लस 10/7x बस सॉल्व करना है इसको। अब तो क्या हो जाएगा ये 7×5 का एलसीएम हो जाएगा 35, तो 5×7 35 12×7 84 84x ये 35, तो 35 दिया 30 दिया 90 5 दिया 15 90 15 105 105x प्लस ये हो जाएगा 7×5 35 25 125x ये हो गया। यहाँ पर देखो एलसीएम निकालेंगे तो फिर कितना दिख रहा है 35 दिख रहा है, तो 5×7 35 7 या 21x यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो 35 और ये 35x हो जाएगा, एक 35 हम, ठीक है ना। तो 35x ये 7×5 10×5 50x 5 4 9 5 14 की 4 × 1 8 और 1 9 9 2 11 की 1 × 1 8 और 1 नहीं 1 1 और 1 2 और 1 3 314/35x, ठीक है ना। रेशियो 5 और 1 6 2 और 3 5 और 5 10/35 और ये x 35 से 35 गया x से x गया 314 रेशियो 106 314/106 इसको सिंप्लीफाई कर लो 2 एकम 2 1 2 5 10 1 2 7 14 2 5 10 2 3 6 157 रेशियो 53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको किस प्रकार से सॉल्व करना था देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 है और मान 2/7 है। मान है 2/7, अंतर है 40, तो अगर मान लो x है पहला तो दूसरा क्या है x धन 40 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। जिनका अंतर 40 है, इनका अंतर 40 है और मान 2/7 है, मान 2/7 है। सॉल्व कर लो इसको, क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 80। 7 में 2 गया 5x बराबर 80, x बराबर 80/5 तो ये हो जाएगा 16। x बराबर क्या आ गया 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 और 16 और 40 मतलब कि 56, 16/56 16 रेशियो 56 ऑप्शन सी 16 रेशियो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। मतलब कि पहला क्या है उसका 50 किलोमीटर प्रति आवर और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी उतनी ही है क्या, हाँ समान दूरी तय करता है। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। औसत चाल कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये x है, ये y है, 2xy डिवाइड बाय
एक्स प्लस वाई 2 50 30 50 प्लस 30 और ये हो जाएगा 50 गुणित 30 50 और 30 80 जीरो से जीरो गया 2 चौके 8 ठीक है ना। फिर ये 30 पंचे क्या जाएगा 150 150 बटे 4 150 का आधा 75 75 का आधा 37.5 तो औसत चाल हो जाएगी 37.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा है ये? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था सॉल्यूशन। महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा में आए गणित के समस्त प्रश्नों का हल था इसमें, ठीक है। अब आपका काम है यह बताना कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और किसी को भी कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग या टेस्ट सीरीज परचेस करने के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल इस नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। 9329383645 इसमें कॉल कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वापम के उसका सॉल्यूशन तो मैं यहाँ लेकर आता ही हूँ। और हाँ, पेपर है नेक्स्ट आपका जो लाइन अप एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी को फूड इंस्पेक्टर का जो होना तय है, तो उसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। अभी आपके पास समय है और समय का सदुपयोग कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।